गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रेडी हैं सब लोग? कौन कौन है जिन्होंने डोपा प्राइम बनाया अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का? एक बार चैटे कर दे, चैट में बता दे। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नहीं बनाया अभी, बना लो। स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। पूरा नहीं किया, आज कर लोगे बेटा? आज कर लोगे? आज बना लोगे? चलो, आज आज का दिन और है, ठीक है। तो क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? तो आज हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स का ये पहला चैप्टर है और इसमें पहला लेक्चर जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। और मैं इसका डोपा प्राइम 3 पार्ट में दूंगा, बाद में कंबाइन कर दूंगा, तो आप तीनों पार्ट प्रिंट कराएंगे और बाद में उसे स्टेपल कर लेना। पर मैं 3 हिस्से में दूंगा ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आए, ठीक है। दूसरा क्या है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी, लगभग 350-400 क्वेश्चन तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है। एवरेज अगर आप पीवाईक्यू हटा दें तो मैं मान लो 150 क्वेश्चन दे रहा हूं एक चैप्टर में। तो जैसे ही आपके पास ये चैप्टर देखते हो तो 7 है, मतलब 7 क्वेश्चन में आएंगे। तो ये चैप्टर आप मान के चलो आपकी टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा है, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का आधा है, और आप ये कह सकते हो कि आधे से ज्यादा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर को प्लीज हल्के में ना लें। मैं जितना कराऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, और मैं आपको हाईएस्ट लेवल टच कराऊंगा क्योंकि इसका मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। जब हम 7 क्वेश्चन किसी चैप्टर से रखते हैं तो उससे मुश्किल क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, सारा समझ आएगा, सारा अच्छे से करेंगे। और ये और अगला चैप्टर हम लोग इसी मंथ में ट्राई करेंगे खत्म करने की एमडी सर से, क्योंकि उनके 2 ही चैप्टर बचे हैं, एक बायोटेक और एक एवोल्यूशन। तो मैं कुछ कुछ क्लासेस उधार मांगता हुआ इस चीज को कराता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ पूरी मेहनत करेंगे और पूरा एफर्ट करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से करा सके। इस चैप्टर और इसके अगले वाले चैप्टर के डोपा प्राइम को 3 हिस्से में देंगे और उसका सोल्यूशन जरूर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यस, चलिए चालू करें, जल्दी बता दो। चालू करें, यस। कितने लेक्चर लगेंगे इस सवाल को ना पूछें, मेरे हिसाब से कम 10 लेक्चर लगने चाहिए। अधिक से अधिक मैंने इसको 16 लेक्चर में कभी किसी बैच में पढ़ाया था, तो हम उसके बीच में रखेंगे, 10-11 के आसपास में इसको करा देंगे आपको। इससे कम लेक्चर लगेंगे उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, या इतने ही लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपके कम लेक्चर्स हैं, बायो उसमें इकोलॉजी में ज्यादा नहीं लगते। और माइक्रोब एक लेक्चर में रिकॉर्डेड सेशन ही दूंगा मैं उसका, माइक्रोब्स लाइव नहीं करा सकता हूं मैं, क्योंकि लाइव कराने में क्या होगा कि यार बहुत टाइम लग जाएगा। और माइक्रोब छोटा चैप्टर है, मतलब वो आपके को मान के चलना है कि लगभग 2 घंटे में पूरा ही माइक्रोब किया जा सकता है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन का डोपा प्राइम काफी होगा। मैच द फॉलोइंग का डोपा प्राइम बनाएंगे जिससे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। यस, यस, चालू करें बेटा, चालू करें। बच्चे माइलस्टोन टेस्ट कब से होगा? चालू करना है, बताओ कब से चालू करें? बताओ 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 जल्दी से, कब से चालू करें माइलस्टोन टेस्ट? मंडे से? आज क्या है? आज वेडनेसडे, मंडे से चालू कर सकते हैं। यस, मंडे से चालू कर सकते हैं दोबारा। यस, मंडे से, बहुत बढ़िया। मैं प्लानर दे देता हूं और चैप्टर के नाम बता देता हूं। न्यूट्रॉन के नोट्स यूज कर सकते हो, कर सकते हो, पर मैं फिर बोलूंगा कि जो बड़े चैप्टर्स होते हैं उसके खुद से बनाओ। और मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिए, मिले सबको? टेलीग्राम चैनल पर एक हैंड रिटन नोट्स अपलोड करा दिए, उतना डाटा आपको याद रहना चाहिए। वो डिटेल नहीं है, थोड़ा सा कंप्रेस है, मतलब शॉर्ट नोट भी नहीं है, पूरा कंप्रेस भी नहीं है ना, और पूरा डिटेल भी नहीं, उसके बीच का कुछ है। यस, ठीक है, यस। चलिए चालू करें, चालू करें। यस, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, हाँ कर सकते हैं। चैप्टर 1 से चालू करेंगे, चैप्टर 1 से चालू करेंगे, ऐसे जाएंगे 1 2 फिर 2 3, दो दो चैप्टर करके माइलस्टोन कराएंगे आपकी। दो दो करके कराएं, सिंगल सिंगल, क्योंकि क्या होगा, टोटल अभी बायो में कितने 19 चैप्टर है, सारे चैप्टर के टेस्ट कराएंगे सारे। यस,
सारे चैप्टर के टेस्ट कराएंगे। सिंगल सिंगल चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए तो एक वीक में 3 होंगे या 4 कराने पड़ेंगे? 3 कम से कम कराने पड़ेंगे बेटा एक वीक में। हाँ, एक एक वीक में 3 कम से कम कराने पड़ेंगे। यस, चलो मैं क्लब करता हूं, जो बड़े चैप्टर उनको सिंगल, छोटे चैप्टर को 2 को क्लब कर लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक बॉटनी एक जूलॉजी, ऐसा कर सकते हैं, जैसा आप बताओ। क्योंकि क्या होगा, अगर एक बॉटनी जूलॉजी करेंगे तो वीक में 2 होंगे, मतलब 4 चैप्टर कवर होंगे। सिंगल सिंगल करेंगे तो फिर एक वीक में 3 अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, यस, हाँ जूलॉजी भी देंगे बेटा इस बार माइलस्टोन में, सर से बात कर रहा हूं मैं। चलिए रेडी हो? अगर हम 15 जनवरी से, मतलब सॉरी मंडे कब है, 13 जनवरी से चालू करेंगे, तो 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में पूरी 11th रिवाइज हो जाएगी बायो की आपकी। उसके साथ 12th आपकी चली रही होगी, तो आप 10-15 दिन और लगाकर, मतलब मान के चलो 28 फरवरी तक आप 11 12th की पूरी बायो अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। क्लियर है? 13 फरवरी के आसपास या हम लोग क्या करेंगे, 12th के भी चालू कर देंगे, 12th को साथ ही ले सकते हैं। यस, हाँ चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलिए चलिए चलिए, शाबाश, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा चैट को प्राइवेट करते हुए चैट में जोश दिखाइए थोड़ा सा, यस सर चालू करिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? बेसिक कैसे पढ़ाऊंगा बता देता हूं। मैंने आपको कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन भी जा सकते हैं इस चैप्टर से, और इतने ही क्वेश्चन इससे आ सकते हैं मॉलिक्यूलर से, ठीक है? क्या टॉपिक है इस चैप्टर में, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हम क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आज आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड जीन एलील का। फिर मैं आपको मेंडल के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर क्रॉस वगैरह। फिर आपको मेरे पास ये टॉपिक है मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है? उसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आएगा क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक डोपा प्राइम इसका आएगा, एक डोपा प्राइम इन टॉपिक्स का आएगा, जो मैं आपको कल एनी हाउ दे दूंगा। कल शाम तक आपको ये डोपा प्राइम मिल जाएगा। तो एक डोपा प्राइम इस टॉपिक का आएगा, एक डोपा प्राइम इस टॉपिक का आएगा, ठीक है? यस यस। और एक डोपा प्राइम इसका आएगा, म्यूटेशन, पेडिग्री, और इसका एक डोपा प्राइम आएगा। तो 3 डोपा प्राइम आपके पास आ जाएंगे, और तीनों को आप फिर बाद में साथ में स्टेपलर कर लेना। 3 हिस्से में चैप्टर को पढ़ा जाता है, ठीक है? चैप्टर बड़ा है, चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा है, तो मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी। मैं लपेट के नहीं पढ़ाता हूं बेटा, मैं लास्ट में भी उतनी ही मेहनत से पढ़ाता हूं जितनी मेहनत से मैं स्टार्टिंग में चालू करता हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहला चैप्टर बहुत आसान है तो लिविंग वर्ल्ड के 2000 क्वेश्चन करा दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। जिससे जितनी वेटेज, उससे उसको उतनी वो दी जाएगी, क्या वेटेज, जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उसको उतनी वेटेज हम देंगे, ठीक है? चले चालू करें। यस यस, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे तक लिया, चालू किया जाए। यस, क्वेश्चन खूब करेंगे बेटा इस चैप्टर में, क्वेश्चंस खूब करेंगे। चैट को प्राइवेट कर देते हैं, चलिए आइए। चैट प्राइवेट जब क्वेश्चन पूछूंगा तब। तो टॉपिक्स के नाम लिखना चाहो लिख लेना, नहीं तो अपने कॉपी में स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ छोड़ दो टॉपिक्स लिखने के लिए बस, ताकि हम अब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चालू कर रहे हैं। हमें क्या समझना है, सबसे पहले मैं आपको चाह रहा हूं कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। जीन किसे कहते हैं, एलील किसे कहते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, जीनोम, जीनोटाइप, जीन पूल, फिनोटाइप, कैरेक्टर क्या होता है, लोकस क्या होता है, ये सारी बातें आपको मैं आज समझा दूंगा। आज मैं सारी बातें इनके साथ डिस्कस करके आपको ये सारी बातें आसानी से समझा ले जाऊंगा, और आपको इस पे कॉन्फिडेंस फील करा दूंगा कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को आता भी हो, पर प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, जिसको कई बार क्या होता है हम भरना चाहते हैं, भरते नहीं है, तो वो गैप आपके बहुत मतलब दिक्कत करते हैं। तो आपने पूरा दिमाग लगा के ध्यान से इसे समझना है, ठीक है? चालू कर रहे हैं बेटा, चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, जिसमें हमने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम की हम बात करेंगे। आप मुझे बताना कि आप डीएनए से क्या समझते हैं। देखो, डीएनए हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए है। तो डीएनए हमारे पास क्या होता है बेटा,
डीएनए हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड होता है नॉर्मली। हमारे पास कैसा होता है? एक धागा होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, डीएनए हमारे पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंड का एक धागा होता है। सर सिंगल स्ट्रैंड भी होता है? हाँ, सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, लेकिन मेनली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड का एक धागा होता है। मेनली कैसा होता है? एक डबल स्ट्रैंड का हमारे पास धागा होता है, उसको डीएनए कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए केमिकली न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए केमिकली क्या होता है बेटा? केमिकली डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। केमिकली क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए पे चार्ज क्या होता है? कौन बताएगा? डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डबल स्ट्रैंड थ्रेड है किसमें? इन ऑल लिविंग सेल। सभी प्रकार के लिविंग कोशिकाओं में डीएनए एक डबल स्ट्रैंड का धागा होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है? डीएनए को कंडेंस करके क्रोमेटिन बना दिया है। जब डीएनए को इकट्ठा करा है तो हमने क्या बना दिया है? क्रोमेटिन बना दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस क्रोमेटिन पर मैंने कुछ पिंक कलर का बनाया है, तो इसको हम कह रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोल रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन और है जिसको हम कह रहे हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या नाम लिख रहे हैं बेटा? क्या नाम लिख रहे हैं? नॉन हिस्टोन। और जब क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है, तब आती है ये। तो नॉन हिस्टोन्स है ये क्या है? नॉन हिस्टोन्स है, ठीक है। ये भी प्रोटीन हो गई, क्लियर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्रोमोसोम कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो सिंपल भाषा में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे पास जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है जरा बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन में हमारे पास डीएनए होता है, उसके साथ साथ मेरे पास प्रोटीन होती है। प्रोटीन दो तरह की है, हिस्टोन्स है और कौन सी है? सर नॉन हिस्टोन्स है। और कौन सी है? नॉन हिस्टोन्स है। उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है? आसपास उसके आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज हो गई हमारे पास क्या? क्रोमेटिन, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कहते हैं। तो डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म होती है, डीएनए की क्या है बेटा? कंडेंस फॉर्म जो है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? क्रोमेटिन। अब हमारे पास क्रोमोसोम क्या होता है बच्चे? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन आगे फर्दर कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है कि क्रोमेटिन हमारे पास फर्दर कंडेंस हो जाएगा। फर्दर कंडेंस होने का मतलब इकट्ठा हो जाता है। और ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब होता है ये? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऐसा होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान सुनिए बेटा। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, विच इज प्रेजेंट इन ई कोलाई एंड ईस्ट बोथ। ई कोलाई और ईस्ट दोनों में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है क्रोमेटिन, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ऑल। बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक कर लेते हैं। अब बताना हमें, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए आप लोगों को अब यही समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है बेटा। यहां पर एक नोट लिखेंगे, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट सॉरी यूकैरियोट में होता है। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम सिर्फ क्या है? क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स में होता है। यस और नो? यस और नो? प्रोकैरियोट्स के कंडेंस डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोट का कंडेंस डीएनए क्या कहलाता है? इज न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो प्रॉपर क्रोमोसोम सिर्फ किस में दिखते हैं बेटा? प्रॉपर क्रोमोसोम और क्रोमेटिन किस में दिखते हैं? प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? यूकैरियोट में। तो ईस्ट और ई कोलाई में कॉमन क्या आएगा? सिर्फ डीएनए आएगा। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम किसका फीचर होता है? यूकैरियोट का। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? किन किन बच्चों का गलत हुआ था बताओ? किन किन बच्चों का गलत हुआ था?
इसका मतलब चैप्टर ध्यान से पढ़ना है भाई, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। एक सेकंड दो बस। आप समझ में आया? आप समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन दोबारा बता दो, ध्यान से सुनेंगे। आपके पास मैंने बोला है डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड धागा होता है जो सभी प्रकार के लिविंग सेल में मिलता है। जब डीएनए को थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं, उसमें हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जोड़ देते हैं, तो मेरे पास क्रोमेटिन बन जाता है। क्रोमेटिन को आगे कंडेंस करके क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है सर। डीएनए पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए होता है, प्रोटीन होती है और आरएनए भी कुछ इसके आसपास होता है। क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमेटिन आगे कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और ये कब होता है? जब सेल डिवाइड करता है। सवाल ये है क्या प्रोकैरियोट में भी प्रॉपर क्रोमोसोम बनते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। पर सवाल यह है क्या प्रोकैरियोट में डीएनए कंडेंस होता है? बिल्कुल होता है। तो जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो कंडेंस होके क्या बनाता है? न्यूक्लियोइड बनाता है। और यूकैरियोट का डीएनए कंडेंस होके प्रॉपर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है। दोनों में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? दोनों में हमारे पास कॉमन क्या होगा बेटा? डीएनए होगा। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो। अब समझ में आ गया है? ठीक है। यस। बच्चे देखो, मैं आपको फिर एक चीज बताना, आप इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दो बैचेस के नोट्स एग्जैक्ट मैच करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मैं सब्जेक्ट को फील करके पढ़ाता हूं। जब आप किसी सब्जेक्ट को फील करोगे तो कभी भी उसके नोट्स सेम नहीं आ सकते। जब आप दिल से बात करते हो तो क्या होता है? सेम चीज नहीं आएगी, हाँ, लेकिन वो बात वही कन्वे होगी। यस और नो? तो क्या होगा? आपको लगेगा कि सर हल्के से नोट्स अलग आ रहे हैं, ठीक है। या आप सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ इधर लिखते हो कुछ उधर लिखते हो। बेटा मैं अगर लिखने पे फोकस करूंगा तो मैं समझाऊंगा कैसे? यही तो है ना कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप पोजीशन और मास एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो मेरा ज्यादा फोकस समझाने पर होता है। अच्छे नोट्स बेटा आप खुद बनाओगे, है ना। पर उसके साथ में अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं। और अच्छा क्या करा सकता हूं आपको? अच्छे क्वेश्चंस में करा सकता हूं। यस। यस। हाँ। यस। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैं नोट्स एग्जैक्ट सेम लिखने लगूंगा ना तो वो नोट्स लिखे जाएंगे, मैं समझाऊंगा कम। उससे क्या होगा? वो टॉपिक आपको लगेगा कि नहीं ठीक चल रहा है, पर वो उसमें वो फील नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, छोटी छोटी बातें आपको बताते हुए चलेंगे। हर साल हम कुछ ना कुछ ऐड जरूर करते हैं। इससे ये सवाल मेरे साथ पूछना गलत है कि क्या सर हम वही नोट्स ना लिखें तो चल जाएगा। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है और पुराने नोट्स से वो कितना मैच कर रहा है। लगभग 90% मैच कर रहा है, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बच्चा है जो दोनों नोट्स को यूज ही ना कर पाए, तब नहीं चलेगा काम। समझ में आया बेटा? यस। हाँ ठीक है। वॉइस मिसमैच नहीं हो रही है बेटा। चलो मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूं, आप एक बार लिख लीजिए ताकि हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, है ना। लेकिन आपको समझा सारा दूंगा मैं। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा डीएनए एक धागा होता है। सभी तरह के लिविंग सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए सिर्फ वायरस में मिलता है। सभी तरह के सेल में डीएनए कंडेंस होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और प्रोकैरियोट में कंडेंस होकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोइड बनाता है। यस। हिस्टोन सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगे। यस। तो मैं अगर यहां पर कुछ समानता और डिफरेंसेस बना दूं तो आपके लिए बना सकता हूं अगली स्लाइड में, जैसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? वो मैं आपको समझा सकता हूं यहां पर। क्या हमने यहां तक लिख लिया है? आप लिख लें तो मैं आगे चलूंगा। यस। चलिए, साइड हो गया हूं मैं। प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट करिए। हाँ, प्लीज नोट करेंगे। और ये वीक आपने जेनेटिक्स को देना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को। सब कुछ छोड़ के मतलब ज्यादा समय देना है, क्योंकि मैं आज भी पढ़ाऊंगा, कल ट्यूसडे फ्राइडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे।
मंडे ट्यूसडे, मैं सर से मंडे ट्यूसडे मांग लूंगा ताकि वो बायोटेक जो चालू करे आपकी वेडनेसडे से चालू करे, ठीक है? कैसा? सही है, शानदार। चलिए चालू करेंगे, चालू करेंगे बेटा, चालू करेंगे। चलिए मैं आपको क्या क्या पॉइंट्स बोले मैं एक बार लिख देता हूं, लिख लिया बेटा यहां तक? क्या 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 पॉइंट्स बोले मैं लिख देता हूं, एक बार लिख दूं, लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं अगर आपने लिख लिया है तो। पॉइंट्स ये है, इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल, सभी प्रकार के जीवित सेल में, इन ऑल लिविंग सेल डीएनए जो होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। और क्या होता है? इट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि उस पर जीन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? उस पर जीन प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब क्या होता है बेटा कि हमारे पास इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास, एंड प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। दोनों में बोथ सेल शो कंडेंसेशन। क्या शो करता है? कंडेंसेशन शो करता है, शो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। दोनों हमारे पास क्या शो करता है? कंडेंसेशन शो करता है किसकी? डीएनए की। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जरा समझेंगे। इन ऑल लिविंग सेल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। इट इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ये वाली बात समझ में आई? वो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी चीज, सभी तरह में डीएनए क्या है? कंडेंसेशन शो करता है। लेकिन आपको यह समझना है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें हमारे पास डीएनए से बनता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से, ध्यान सुनेंगे, डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, और क्रोमैटिन से हमारे पास क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम फॉर्म होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डीएनए से हमारे पास क्रोमैटिन बनता है, और क्रोमैटिन से हमारे पास क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। और इसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? हिस्टोन्स हमारे पास क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए होता है, वो कंडेंस करके न्यूक्लियोइड बनाता है। डीएनए कंडेंस टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, वो बनाता है न्यूक्लियोइड। और उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं होता? उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं होता? उसमें हमारे पास हिस्टोन्स नहीं होते। क्या नहीं होते? हिस्टोन्स एब्सेंट होती हैं। यस, हिस्टोन्स एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, यूकैरियोट्स में डीएनए दो जगह होता है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, वो दो जगह होता है। कहां प्रेजेंट होता है? वो दो जगह होता है। प्रेजेंट एट टू प्लेसेस। कहां प्रेजेंट है? दो जगह है। एक न्यूक्लियस में है, एक न्यूक्लियस में है, और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनल में है। कौन सी ऑर्गेनल है? क्लोरोप्लास्ट में है, और हमारे पास किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहां प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है कहां पर? बताओ बेटा। डीएनए प्रेजेंट है कहां पर? ओनली इन साइटोप्लाज्म, ओनली इन साइटोप्लाज्म। और कैसे प्रेजेंट है? एज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। क्या लिखी हुई सारी बातें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो मैंने बताई है? क्या लिखी हुई सारी बातें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बताओ जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट फिर से, सर सारे लिविंग सेल में, सारी जीवित कोशिकाओं में हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसा सर्कुलर लीनियर अलग बात है, क्लियर है? सही है। और वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उस पर जीन प्रेजेंट होती है। जैसे मैं कहता हूं कि ये डीएनए है, मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैं कहता हूं ये डीएनए है, सही है, इस पर जीन प्रेजेंट है इसलिए जेनेटिक मटेरियल है। समझ इस बात को, मेरी बात समझ ध्यान से। ये धागा क्या है? डीएनए। तो डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर है।
अब उस पर जीन प्रेजेंट है, तब जाकर उसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो अगर किसी चीज को मैं जेनेटिक मटेरियल बोलता हूं, इसका क्या मतलब है? उस पर जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। आरएनए में जीन नहीं होती, सिर्फ वायरस में होती है। दूसरा हमने क्या बोला है? इन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास बोथ सेल शो डीएनए थोड़ा बहुत कंडेंस जरूर होगा। यूकैरियोट में डीएनए कैसे कंडेंस होता है बेटा? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाता है जिसमें हिस्टोन्स और दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में डीएनए कंडेंस होकर वो जो बनाता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोट में डीएनए दो जगह प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस में, एक ऑर्गेनल्स में। प्रोकैरियोट में डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है एज अ न्यूक्लियोइड। मुझे लग रहा है सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बताइए क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बताओ। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपने क्या करने हैं, आप उन्हें रीड करते रहिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप उसे प्रिंट करा के याद कर लीजिए, उसके बाहर नहीं जाएगा। वो इनसे मैच करेगा पर एग्जैक्ट नहीं। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? प्रोकैरियोट में प्रोटीन हिस्टोन्स नहीं होती, नहीं। अब एक बच्चा पूछ रहा है नॉन हिस्टोन, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन। मेरे पास ध्यान सुन, ध्यान सुन, मेरे पास ध्यान सुन, मेरे पास 100 बॉल्स हैं, बॉल्स, उसमें से 80 रेड हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? रेड बॉल और नॉन रेड बॉल। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए में ज्यादा अमाउंट में हिस्टोन्स होता है, तो प्रोटीन को कैसे लिखते हैं? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। अब नॉन हिस्टोन तो कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोकैरियोट में प्रोटीन्स होती हैं। अब उसे चाहे तू नॉन हिस्टोन बोल ले, पर तू नॉन हिस्टोन वर्ड कब बोलेगा? जब प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन हो रही होती। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं है, इसलिए नॉन हिस्टोन वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यूकैरियोट में वर्ड यूज करते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, क्योंकि वहां हिस्टोन है तो फिर नॉन हिस्टोन वर्ड का मतलब बनता है ना। बोल। यस, यस, समझ में आया? समझ में आया? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि यूकैरियोट में डीएनए दो जगह होता है। कहां कहां होता है? दो प्लेस में। कहां होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में। दूसरा वो ऑर्गेनल में होता है, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा बेटा डीएनए हमारे पास कैसा होता है? डीएनए इज कैसा? डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? दो धागे होते हैं, और उसमें भी दो टाइप है। एक है सीधा डीएनए, ऐसा ऐसा, इसको कहते हैं लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए कहां होता है? किसी भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में लीनियर डीएनए होता है। फिर हमारे पास होता है ये सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर का मतलब जिसका एंड जुड़ा हुआ है, होगा ये भी डबल स्ट्रैंड। और ये कहां होगा? ये होगा हमारे पास किसमें? बैक्टीरिया में। कहां होगा? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में। और कहां होगा? यूकैरियोट में। और कहां होगा? यूकैरियोट में। यूकैरियोट की ऑर्गेनल्स में, प्लास्टिड, जैसे सॉरी क्लोरोप्लास्ट, और मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। सर आपने प्लाज्मिड की बात नहीं करी, ठीक है बेटा, एज न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड लिख सकते हो, पर प्लाज्मिड सब जगह नहीं होता। यहां पर लिखी हुई बात समझ में आ गई? एक कह रहा है सर, फिर मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है। एक कह रहा है सर प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन नहीं होता। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना जरा। मैं अगर तेरे से पूछूं, ध्यान सुनेंगे, मैं तेरे से पूछूं कि तेरे अंदर सूंड है, मैं ऐसे लिखेंगे कि तुम्हारे अंदर सूंड नहीं है? सूंड ह्यूमन में होती नहीं है ना। अगर हो रही होती तो जिनमें नहीं होती तो उनमें ऐसे लिखते ना कि भाई हाथी वाली सूंड है कि नहीं है। बात क्यों नहीं समझ रहा है? प्रोकैरियोट में ये वर्ड लिखना ही गलत है कि नॉन हिस्टोन नहीं होते हैं। सिंपल बात लिखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में भी कुछ प्रोटीन होती है और वो हिस्टोन्स नहीं है। वो हिस्टोन्स नहीं है, तो उसे नॉन हिस्टोन क्यों लिखना चाह रहा है? हिस्टोन और हिस्टोन वर्ड तब यूज करते हैं जब हिस्टोन किसी में है। समझ इस बात को। हाँ, पुराने नोट चल जाएंगे, यस, पुराने नोट चल जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, बिल्कुल होता है।
आप समझ ध्यान से बेटा, जैसे मान ले, मेरी बात सुन ध्यान से, मान ले ऐसा कैसे बोलना ठीक होगा कि जैसे मान लो तुमने कहीं पर कॉलेज में एडमिशन लिया, तुम मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो जो जिनका एडमिशन हुआ उन्हीं का नाम लिखेंगे ना। ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि यार इन 2000 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? जो आया ही नहीं तो उसका नहीं लिखेंगे ना। ऐसे ही बेटा हमारे पास डीएनए के पास में यूकैरियोट में दो तरह की प्रोटीन, एक हिस्टोन एक नॉन हिस्टोन। तो हिस्टोन है तब नॉन हिस्टोन शब्द बना है। प्रोकैरियोट में प्रोटीन्स होती हैं, उसे हिस्टोन नॉन हिस्टोन के रेफरेंस में नहीं बोला जाता, बस। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। विशाल यकीन 2.0 के नोट्स हैं बेटा, चल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, नोट्स आप बना लो, थोड़ा सा चैप्टर आगे चलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि जरूरत है कि नहीं है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आपको समझ में आ रहा है, आपके पुराने नोट से भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, 90% चीजें सेम जाएंगी। बेटा अंजलि यादव, आपको गलत याद है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो जो डीएनए ऑर्गेनल्स का होता है वो डबल स्ट्रैंड ही होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सिर्फ सिर्फ वायरस में होता है भाई, और कहीं नहीं। वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है। लीनियर डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं हो, कहां लिखा है मैंने? लीनियर डीएनए बेटा यूकैरियोट के सेल के न्यूक्लियस में है। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट का न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा प्लाज्मिड है, और उसके अलावा कौन हो सकता है? वो ऑर्गेनल्स का डीएनए हो सकता है। सही है सर, ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या यहां पर लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई? क्या यहां पर लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई? चलो कुछ सवाल बनाते हैं आपके लिए, कुछ सवाल बनाएंगे। देखिए जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइएगा। डीएनए ऑफ माइको सॉरी डीएनए ऑफ मिथेनोजन नॉट ट्रू बताना है। ए डबल स्ट्रैंड, मैंने कहा सारे लिविंग टिश्यू में, सारे लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। दूसरा मैंने बोला हैव जीन। तीसरा मैंने बोला कि सर्कुलर है, और चौथा मैंने बोल दिया लीनियर है। अब आप कर पाओगे क्वेश्चन आसानी से। फिर मैं एक और क्वेश्चन दे सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं विच इज लीनियर डीएनए, ए डीएनए ऑफ आरबीसी, बी डीएनए ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी, सी मैंने लिख दिया डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डी मैंने लिख दिया डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या है बता बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बता? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लीनियर नहीं होता, बैक्टीरिया का डीएनए है। अब तुझे नहीं पता मिथेनोजन तो पिटाई खाने वाला काम है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी आ जाएगा, उसमें डी आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? यस, कह रहा सर सिंगल सर्कुलर डीएनए का क्या मतलब है? सिंगल का मतलब है अकेला, सर्कुलर का मतलब ये एंड जुड़ेगा। ये किसने बोला है सिंगल स्ट्रैंड है? सिंगल मतलब अकेला, सिंगल स्ट्रैंड नहीं। समझ इस बात को, स्ट्रैंड दुकेला है बेटा। नोट कर लो जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा। चलो भाई, चलो मजा आ रहा है? हाँ बेटा, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड। मिथेनोजन के डीएनए में जीन नहीं होती। मैंने कब बोला भाई? मैंने कब बोला? मैंने बोला नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? ये जीन तो होती है मिथेनोजन के डीएनए पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिर से बता दो बेटा, लीनियर डीएनए कहां होगा? इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट। अब मुझे बता, आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है? हाँ होता है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर हमारे पास डीएनए कहां होगा? अब आपके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ऐसे डबल धागे का है और उसके एंड जुड़े हुए हैं। यस, एंड जुड़े हुए हैं। यस, ठीक है। यस, सर फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए जीन वाली। क्या एक्सप्लेन करनी है यहां पर? जीन वाली कौन सी फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने? ये जीन तो होती है बेटा सब में। चलो आगे चलेंगे, पहले इतना नोट कर लो। सिंगल सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है। अरे यार तुम लोग क्या पढ़ते हो? ये देख, ये तेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल लिखा है, ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ी सिंगल स्ट्रैंड लिखा है, वो लिखा है कि सिंगल डीएनए है। मतलब ये ऐसे जैसे प्लाज्मिड होते हैं ना, देख मेरी बात सुन, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड कितने होते हैं? बहुत सारे। प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंड होते हैं? नहीं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। फिर जीन कैसे जोड़ेगा उसमें? तो कितने सारे, एक दो तीन, तीन डीएनए हो गए ना, तीन डीएनए हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही डीएनए होता है सर्कुलर, होता वो डबल स्ट्रैंड है। अब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता तो एनसीईआरटी कैसे करेंगे बेटा? फिर तू एनसीईआरटी डीप लाइन नहीं देखता। चलो आगे चल रहे हैं। यस, बेटा ये मेरा कंटेंट है भाई। कह रहा है कि अब तुम मेरे से कुछ बुलवाओगे फिर तुम क्लिप काट के रख डाल देना, फिर बच्चों को लगेगा नहीं जी हमारे गॉड को आपने बोल दिया। नहीं बेटा, वो नहीं करेंगे। कंटेंट जो है वो, ये वाली चीजें मैं ही पढ़ाता हूँ। इस जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ाता था पहले, ठीक है। बाकी तो ठीक है ना, करने तो मेहनत कर रहे हैं बेटा, सब लोग सीख रहे हैं, अच्छा है। और बच्चों को ही तो पढ़ा रहे हैं सीख के हमसे। को गलत कहाँ कर रही है बताओ? वो गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, करने दो, मेहनत करने दो उन्हें। यस, पर पढ़ाते वक्त फील नहीं आएगा। फील कैसे आएगा? क्योंकि वो फील नहीं कर पा रहे, नई नई चीजें नहीं आएंगी, है ना। चलिए आइए। हाँ चलो, ठीक है, करने दो बेटा जिसको जो कॉपी करता है। ये वाली स्लाइड लिख लो, चलेंगे। अरे जीन पे आओ ना, जीन पे मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो। मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में मतलब ज्वाइन किया था, नाम नहीं लेना चाहिए, काटोगे तुम क्लिप। अच्छा चलो। तो मुझे जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ड्रॉपर को अच्छा समझा रहा हूँ। आसपास और भी टीचर्स थे, हमारे बायो के आने स्टार्ट हो गए थे। सिर्फ एमडी सर ऐसे थे जिनको मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ के बैचेस वो संभाल पाते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो जैसे क्या होती है रिस्पेक्ट, भाई मैं किसी की भी रिस्पेक्ट इस वजह से थोड़ी करूंगा कि यार मतलब वो मेरे साथ के टीचर हैं या मैं, भाई वो तो एक एक नॉर्मल ट्राइब की रिस्पेक्ट है। लेकिन जब कोई मुझे ऐसा लगे कि यार ये देखो यार मेरे टक्कर का टीचर है या मेरे से भी अच्छा टीचर है, तो ऑटोमेटिकली इसे कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप देखोगे, अब पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं, वो रिस्पेक्ट नए प्लेयर की कब करेंगे? तो पहले मैं था, आया था, तो मैं किसी की भी रिस्पेक्ट अचानक से तब मेरे को लगा यार कि यार सर में दम है। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मैं बहुत कोशिश करके अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ, राइटिंग बहुत गंदी लिखता हूँ, मुझे पता है ये बात यार। लेकिन अगर कोई टीचर मेरे आसपास मुझे लगे कि यार हाँ यार ये सर ने कितना अच्छा पढ़ाया कि मेरे और साथ में मैच कर रहा है, तो मैं कहा यार जब एमडी सर का लेक्चर आया, बच्चों की कमेंट्स पढ़ी, वो चीज मुझे याद है, ठीक है। और प्लस मैंने जब उनसे काफी समय तक बात की है तो मुझे समझ में आता है वो सीधे आदमी है, मतलब बहुत सीधे हैं। तो उनसे कुछ निकल जाएगा, उनको बोलना का वो मतलब मेथड नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से बोला मैं जानता हूँ, वो बोलना वो नहीं चाह रहे थे, वो क्योंकि वो क्लिप उतनी घटी। वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग को मतलब बहुत वो बोलते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यार आप समझो कि वो जानते हैं कि ट्रुथ भी तो कुछ है ना, वो जानते हैं सारी बातें, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। पर हम हमेशा मानते हैं कि लोग सीखते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, करने दो, है ना, उसको नहीं बोलेंगे कुछ। यस, यस, चलिए, चलिए। हाँ
और आप भी क्या होगा, जब जैसे आप डॉक्टर बन जाओगे, आप अच्छा कर रहे हो, अचानक आपको लगे यार ये देखो ये क्या शानदार सर्जरी करी है इस डॉक्टर ने, पेशेंट को बचा ले, तो आपकी अपने आप रिस्पेक्ट आएगी उसके लिए। यस, तो रिस्पेक्ट बेटा सामने नहीं होती है, पर्दे के पीछे होती है ना, वो दिल में होती है, वो ऐसे नहीं आती कि आप जुबान के थ्रू किसी की रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। आ जाओ, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पे बात करेंगे, है ना। चलिए आइए, ठीक है, चालू करें। यस यस, चले बेटा, चले चले स्टार्ट करें। आइए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जीन क्या होती है। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, मैं क्या बोलता था, जीन, बच्चा पूछता था जीन समझाओ, मैं क्लास 9-10 को पढ़ा था, आऊंगा तो उसमें भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, क्लास 9-10 में पढ़ाऊंगा और जल्दी आऊंगा। देखो जीन मुझे अगर समझानी हो ना एक सिंपल से बच्चे को, तो मैं कैसे समझाता था, मैं ये समझाता था कि तुमने पंखा देखा है, पंखा, फैन, फैन क्या है, स्ट्रक्चर है, जीन उसका फंक्शन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार जीन एग्जैक्टली होती क्या है, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया बेटा, मैंने जैसे ये डीएनए ड्रॉ किया, ध्यान सुनना, मैंने ये डीएनए ड्रॉ किया, अब मैंने ये बोला कि यार जीन क्या है, तो इसकी दो तरह की डेफिनेशन बनती है तुम्हारे लेवल पे। जैसे फैन क्या है, पंखा जो है वो हवा देता है, तो हवा देना उसका फंक्शन है, उसके जो विंग्स है, स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये मैंने बनाया, ये डीएनए है, तो जो डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इस पे एक ऐसा टुकड़ा डीएनए का, एक ऐसा टुकड़ा डीएनए का एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको जीन कह रहे हैं। तो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो जीन क्या है बेटा, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या कर रहा है, जो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो तुम्हारी जो जेनेटिक्स है वो दो हिस्सों में है। तुम्हारी जेनेटिक्स क्या है बेटा, दो हिस्सों में, ध्यान से सुनना, तुम्हारी जेनेटिक्स दो हिस्सों में है। एक परिभाषा है जीन की जो मेंडल के थ्रू आई थी। मेंडल कहता है कि यार हमें नहीं पता जीन डीएनए पे क्या है, वो ये कहते हैं कि जीन क्या है, कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जैसे जीन से कान की पोजीशन। तो हमारे पास जीन की दो तरह की परिभाषा, सुनना ध्यान से, जीन की हमारे पास दो टाइप की डेफिनेशन है, दो टाइप की डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है जो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स है। यस, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जो मेंडल वाली जेनेटिक्स है। तो जीन क्या होता है बेटा, जीन क्या है, जीन इज यूनिट, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसी यूनिट है। जैसे मान लो, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि चावल के दाना, वो दाना एक यूनिट है, वो यूनिट को आप खा रहे हो। ऐसे ही तुम्हारे पास सेल क्या है, एक यूनिट है लाइफ की। ऐसे ही क्या बोलता है कि जीन इज अ यूनिट। तो जीन क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है, एक सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कंट्रोल करती है, विच कंट्रोल सम कैरेक्टर, विच कंट्रोल सम ट्रेट। ट्रेट को कैरेक्टर ही याद करो अभी तो जो किसी कैरेक्टर या उसको कंट्रोल करे, जैसे मान लो कहता हूं मैं ये जीन है, मान लो मैं कहता हूं ये जीन है, तो जीन ने ब्लैक आई दे दी, ब्लैक आई कलर दे दिया, तो इसने ये कैरेक्टर दे दिया, तो उसको हमने जीन बोल दिया। तो जीन की दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक डेफिनेशन है कि जीन होती क्या है, तो जीन सबसे छोटी यूनिट है जो कंट्रोल करती है कुछ ट्रेट और कैरेक्टर को। यहां पर डीएनए की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, हम जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, तो हम कहते हैं बेटा, हम कहते हैं जीन इज सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ऑन डीएनए, जीन डीएनए पर एक टुकड़ा है, विच क्या करेगा बेटा, विच फॉर्म सम प्रोटीन, क्योंकि कैरेक्टर प्रोटीन से ही बनता है ना, जो क्या करे, किसी एक टाइप की प्रोटीन बनाए, वन टाइप ऑफ प्रोटीन बनाए, वो प्रोटीन हो सकता है कैरेक्टर कंट्रोल करे। तो जैसे मैंने ये डीएनए बना लिया, अब डीएनए पर मैंने ये जीन बना दी, ध्यान सुनेंगे, दिस इज जीन। तो ये जीन क्या कर रही है, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हम, यहां पर बात कर रहे हैं प्रोटीन की। ये जीन क्या बनाती है, प्रोटीन।
तो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां जीन का मतलब है कि डीएनए का एक टुकड़ा, एक यूनिट जो प्रोटीन बना दे, उसे जीन कह देंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो उसके अनुसार जीन क्या है? एक सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है जो क्या करेगी? जो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करेगी। अगर मैं मेंडल के अकॉर्डिंग बोलूं तो मैं कहूंगा यार मान लो इस ह्यूमन में 50 कैरेक्टर हैं, तो 50 जीन है। तो मेंडल के अनुसार सबसे छोटी यूनिट जो एक कैरेक्टर कंट्रोल करे या कोई ट्रेट दे या कोई कैरेक्टर दे, उसे जीन बोलते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है? जीन डीएनए का वो हिस्सा है, वो सबसे छोटा हिस्सा है, या वो हिस्सा है जो क्या बना दे? कोई प्रोटीन बना दे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, दो अलग अलग नजरिए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जीन को क्या देख के, मतलब वो कह रहा था, ध्यान सुन बेटा, वो कह रहा था कि यार देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, वो कह रहा था कि यार हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा, वो कह रहा था कि हमारे पास मान लो ये चीज, ध्यान सुनोगे, वो कह रहा है कि हमें नहीं पता जीन किसकी बनी है। मेंडल वाले में कह रहा है कि भाई ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। अब ये जीन क्या कर रही है? कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, ये यूनिट है। तो इसीलिए क्या 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 वर्ड दिया? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। समझो। और इस वाले के अनुसार डेफिनेशन क्या है? एक डीएनए, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, आज मैं आपसे पूछूं जीन केमिकली क्या होती है? डीएनए होती है। पर आरएनए में भी जीन होती है। मेरी बात सुनना, सभी लिविंग सेल में जीन सिर्फ डीएनए की बनी हुई है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं नोट में, इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल मेरे पास क्या होगा? जीन इज मेडअप ऑफ, क्या? मेडअप ऑफ, ध्यान सुनेंगे, मेडअप ऑफ क्या? डीएनए। जीन किसकी बनी है? डीएनए की बनी है बेटा। तो डीएनए क्या है? ध्यान से सुनेंगे, डीएनए क्या है? डीएनए एक स्ट्रक्चर है। जीन क्या है? जीन एक फंक्शन है। जीन एक प्रकार का काम है। किसका काम है? डीएनए का। क्या काम है? कि डीएनए ने प्रोटीन बनाई। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी सेल में 10 प्रोटीन बनी तो 10 जीन है। मैं किसी सेल में कह रहा हूं कि यार जीन एक ऐसी यूनिट है जो 10 कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, तो मैं इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर है? सारे लिविंग सेल में डीएनए से ही जीन बनती है। सिर्फ वायरस ऐसा है जिसमें हमारे पास कुछ और होता है। यहां तक ठीक है बेटा? तो मैं तो कह ही रहा हूं ना कि मेंडल को पता नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि मेंडल के अनुसार जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। उसे पता नहीं है कि वो किसकी बनी है, पर उसके अनुसार कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मान लो ये जीन है, ये जीन है, उसे नहीं पता वो किसकी बनी है। ये जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करती है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलती है कि जीन क्या है? एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? यस। डीएनए जीन से बना होता है, ये तब बोलोगे जब जब सारा का सारा डीएनए, अब कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन। आपके पास ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है सर, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। इसका मतलब एक डीएनए पर बहुत सारी जीन है, ठीक है सर। ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, और ये भी जीन है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये डीएनए नहीं जीन है। तो जो डीएनए जीन नहीं होता उसको कहते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए, या हम उसको कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? एक बच्चा कह रहा है सर डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन, तो आप देख ले तो खुद से, भाई सारा डीएनए पे जीन नहीं होती है, जीन कहीं कहीं पर होती है। तो ये जीन है। लेकिन मैं यहां पर एक परिभाषा बना सकता हूं, सुनना ध्यान से, परिभाषा बना सकता हूं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सुनना ध्यान से, जेनेटिक मटेरियल होगा सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सम टोटल ऑफ
ऑल जीन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये बैक्टीरिया का सेल बना लिया, ये बैक्टीरिया का सेल बना लिया, अब इस बैक्टीरिया का सेल का भाई ये डीएनए है, ये डीएनए है, अब इस डीएनए पर मेरे पास ये जीन्स हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये जीन बनी हुई है, सही है सर, तो जीन बनी हुई है, तो इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, उस डीएनए पर जीन भी है, तो कई बार हम क्या करते हैं, इस डीएनए को ही फिर क्या लिख देते हैं, जेनेटिक मटेरियल लिख देते हैं। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुने, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, वो ए एक जीन है, बी दो जीन है, या सी जेनेटिक मटेरियल है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन है, बताना मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है। डी मैं लिख दिया, मान लो मुझे नहीं पता, ऑल लिख दो या नन लिख दो, बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब वो क्या आंसर आना चाहिए, सी, क्या आंसर आना चाहिए, सी आना चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, किसको क्या दिक्कत है, क्या हम बोल सकते हैं कि जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल बोल सकते हैं। एक ही है, प्रोटीन बनेगा तो कैरेक्टर, बात तो एक ही आर एस यादव, लेकिन बात पता होना भी तो चाहिए। मेंडल के टाइम पर ये नहीं पता था कि प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, हमें सिर्फ ये पता था, मेंडल को सिर्फ ये पता था ये कैरेक्टर दिख रहा है, तो कैरेक्टर दिखाने वाली जीन है। मेरी बात समझ, मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला आंख ब्लू दिख रही है तो जीन से बना है, तो 5 कैरेक्टर है, 5 जीन है। समझ ध्यान से, आज हम जानते हैं कि जीन प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन से कैरेक्टर दिखता है, वो आज जानते हैं ना। पहले हमारे पास 2 परिभाषा थी, पहला एक मेंडल ने बोली थी और एक मॉलिक्यूलर की थी। यस, सही है बेटा। जेनेटिक मटेरियल में जंक डीएनए भी होता है, पर पॉइंट ये है कि वो काम का नहीं है तो नहीं लेते। अब यहां पर जेनेटिक मटेरियल वर्ड समझ में आ गया, मुझे ये बताओ पहले, जेनेटिक मटेरियल वर्ड समझ में आ गया। सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन को हमने क्या बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल बोल दिया। जैसे मैं आपसे कहूं कि सेल के अंदर जो डीएनए, हमारे सेल के अंदर, उसको भी जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है बेटा, एक तरीके से क्या है, मुझे बताओ, एक तरीके से क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन है, तो सम टोटल ऑफ ऑल जीन इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? यस, पूरे बैक्टीरिया के डीएनए पर होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है बेटा, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप डीएनए को एक बड़ा सा धागा समझो, उस पर बहुत सारी जीन होती है, उनको मिलाकर एक कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनल का वो डीएनए जिस पर जीन होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, फिर मैं जीनोम पर भी आऊंगा और जीनोटाइप पर भी आऊंगा, मैं जीनोम पर भी आऊंगा, जीनोटाइप पर भी आऊंगा। यहां तक ठीक है? जंक डीएनए आएगा, लेकिन लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते, काम नहीं कर रहा है, कुछ यूज नहीं है, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, हम जीन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें दिमाग में ये है, मेरी बात सुन, मैं तेरे को अगर कहूं टोटल लेंथ जीन की 15 है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 20 है, इसका मतलब कुछ जंक डीएनए तो होगा ही ना। तो हम क्या मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि डीएनए जो है ना, वो एक तरीके से क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, उस पर काफी सारी जीन है, ऐसा मान के चलते हैं। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस, यस, मेंडेलियन वाला फंक्शनल था। पहले बताओ यहां तक ठीक है, लियो नोट करो, चलो नोट करो जल्दी से। क्या नहीं समझ में आया एलवी या सभी, क्या नहीं समझ में आया बेटा? यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ। डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट। डीएनए स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है सारी जीन। तो डीएनए इज स्ट्रक्चर, मैंने क्या पढ़ा है तेरे को, फैन है, फैन की जो पंखड़ियां हैं दैट इज स्ट्रक्चर, हवा आना फंक्शन है ना, समझ इस बात को। तो जीन क्या है, डीएनए का फंक्शन है। यस, है ना? हाँ, नोट कर लो, अगली स्लाइड नोट कर लो, आगे चलेंगे। फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं बेटा, दीपक सही है। बैक्टीरिया के डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, हाँ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बच्चा कह रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा, तो एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा कि जीन और डीएनए के, सुन ध्यान से, डीएनए स्ट्रक्चर है, मान ले, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने क्या पढ़ा था कभी जीवन में? हमने ये पढ़ा था ये सेल है। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल से छोटी कोई यूनिट ही नहीं है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया अकेले काम करता? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डीएनए बना लिया। मैंने कहा कि डीएनए पर एक ये यूनिट बना दी। अब ये सबसे छोटी यूनिट है जो इसने प्रोटीन बना दी, ठीक है सर। ये सबसे छोटी यूनिट है जो कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे सेल की डेफिनेशन है ना, सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही मेरे पास एक डेफिनेशन जीन को लेकर है। भाई जीन होगी तो डीएनए पर, जीन किस पर होगी? डीएनए पर होगी, ये बात में कोई गड़बड़ नहीं है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या मैं मेरे एक बता, क्या मैं जीन ऐसे निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। मुझे डीएनए काट के निकालना पड़ेगा। भाई आपने बायोटेक पढ़ी है ना, मुझे पूरा का पूरा डीएनए काट के निकालना पड़ेगा, तब जीन निकलेगी। तो जीन कोई ऐसी चीज थोड़ी चिपकी हुई है। जीन इतने बड़े डीएनए का एक फंक्शन है कि वो प्रोटीन बना रही है। तो अगर मैं कहूंगा कि यार ये भी जीन है, ये भी जीन है, अब जीन सारी एक साइज की नहीं होती, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जीन एक यूनिट है। यूनिट मतलब एक हिस्सा है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स कहती है कैरेक्टर देगा, यस, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहती है प्रोटीन बनाएगा। अब आज हम जानते हैं कि प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर होगा, लेकिन दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा कहती है कि कैरेक्टर देगा, हमें नहीं पता जीन किसकी बनी है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहती है कि जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो प्रोटीन बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ बेटा, बात समझ में आई? अब जिसको डाउट है 1% भी, तो सिंपल सिंपल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। आपको यह समझना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीन को लेकर। सबसे पहले आप ये समझिए, जीन का मतलब होता है, जीन का मतलब होता है एक सबसे छोटी यूनिट, या एक ऐसी यूनिट जो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करेगी, वो मेंडल के अनुसार है। जीन का मतलब होता है कोई ऐसा टुकड़ा डीएनए पर जो कोई प्रोटीन बना दे। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बहुत बड़े डीएनए पर एक ही जीन होती है? नहीं सर, कई जीन होती है। तो वो जीन कहां प्रेजेंट है? उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर। तो उस ऑर्गेनिज्म का वो क्या बन गया? जेनेटिक मटेरियल बन गया। अब मेरी बॉडी में ये स्किन सेल ले लोगे, स्किन सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, हाँ सर। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा स्किन सेल और मेरे आई के रेटिना का सेल क्या जेनेटिकली सेम है? हाँ सर है, क्योंकि सब किसकी माइटोसिस से बने? जाइगोट की। तो हम कहेंगे कि मेरा स्किन सेल, मेरा आई का सेल, मेरा लिवर का सेल, उनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है। इसका मतलब हुआ जो जीन यहां है वो जीन यहां है, और वो जीन लिवर सेल में है। अरे बताओ भाई, अब बताओ। बैक्टीरिया पे हो सकता है। भास्कर वर्मा, लैक ऑपिरॉन इज द सम ऑफ जीन, यस। ये कह रहा सर एलन वाले होते हैं डोपा के क्वेश्चन। अच्छा भाई, सही कह रहा है। नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। हाँ, जीन स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है भाई, सेल की तरीके से। ठीक है, हो गया भाई। जीन पे इतनी इतनी बातचीत सही थी, नोट कर लिया? अगला स्लाइड लिख लो। सम टोटल ऑफ ऑल जीन को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यहां तक मेरे को लग रहा है आपको बात समझ में आ गई। अब जीनोम किसे कहते हैं ये भी कहानी है सर। जीनोम भी तो कुछ होता है सर। हाँ, आपने पढ़ाया हुआ है, जीनोम वर्ड पढ़ाया हुआ है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास जीनोम के लिए क्या है, ध्यान सुनेंगे। जीनोम की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं, फिर थोड़ा सा समझते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझना, आपके पास ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। उस पे ये जो डीएनए है, यही डीएनए क्रोमेटिन, सॉरी सॉरी क्रोमेटिन, यही क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम है, ध्यान सुनेंगे। और ये हैप्लॉइड कंसिडर होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक सेट ही होता है जीन का, समझो। मान लो यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है, यहां पर स्मॉल डी जीन है, यहां पर कैपिटल ई जीन है।
मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि जीनोम और जेनेटिक मटेरियल में क्या रिलेशन है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जीनोम एंड जेनेटिक मटेरियल सेम चीज होती है, क्योंकि वो हैप्लॉइड ही होते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो सेम होता है, इस सेम। इसीलिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हम बैक्टीरिया का क्या आइसोलेट करते हैं, जीनोमिक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो, और उसी को आप क्या बोल सकते हो? जीनोम बोल सकते हो। मेरी बात समझे ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी से डायग्राम से समझाता हूं। मेरे पास ये बैक्टीरिया, पहले बोर्ड पे ध्यान दें, ये बैक्टीरिया है, इसका मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को एनसीईआरटी मानती है कि इसको हम एक, वैसे रियल में क्रोमोसोम तो नहीं होता, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पर 10 जीन है, ठीक है। वही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और वही 10 जीन को हम क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स में। ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अगर समझ पाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कैसा सेल था? बैक्टीरिया सेल था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल में मान लो मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये है और ये है। तो यहां पर ए जीन है, यहां पर स्मॉल ए है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर स्मॉल बी है, यहां पर कैपिटल डी है और यहां पर कैपिटल डी है। ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा सारी जीन, ये सारी ए बी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल और कैपिटल डी, ये सारी जीन को, ऑल जीन्स को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। ध्यान से सुना, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं जीनोम, तो जीनोम बोलेंगे ए बी डी को, मतलब हैप्लॉइड सेट को। हैप्लॉइड सेट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में दो कॉपी, एक तरीके से दो कॉपी होती है, किसकी? जीनोम की होती है। किसको समझ में आई मेरी बात? किसको समझ में आई? हाँ, वो न्यूक्लियोइड ही है बेटा, एक क्रोमोसोम है जिसको एनसीईआरटी न्यूक्लियोइड बोलते हैं। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? या आ गई? हाँ भाई, तोता उड़लिस, तोता उड़लिस। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जीनोम वर्ड यूज करना है, ह्यूमन में कहां यूज करूंगा? स्पर्म में, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड होता है। सही है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है। मेरे स्किन सेल में टोटल डीएनए को जेनेटिक मटेरियल, पर वहां कितने जोड़े हैं क्रोमोसोम के? सर 23 जोड़े हैं। तो जो एक 23 क्रोमोसोम का सेट है, उसमें जितनी जीन है सबको मिला के क्या बोलोगे? जीनोम बोलोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से बेटा। हाँ, मेरी बात समझो ध्यान से। क्योंकि बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड है, उसमें जो जीन है वही जेनेटिक मटेरियल है, वही जीनोम है। लेकिन अगर मेरे को जीनोम वर्ड ह्यूमन के लिए यूज करना है तो स्पर्म और ओवम में यूज कर लो, क्योंकि वहां पर कैसा है बेटा? हैप्लॉइड सेट है। कैसा है मेरे पास? हैप्लॉइड सेट है, ठीक है। यस, यस। तो नॉर्मली बेटा देखो, बोलने के तरीके हैं। अगर आपसे कोई कहता है जीनोम, तो जीनोम का नॉर्मल तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आई, जैसे आप क्या पढ़ते हो, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो, याद हो आपको, आपने बायोटेक में पढ़ा है आइसोलेटेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब मैं किसी प्लांट सेल की सारी डीएनए निकालूंगा, मैं किसी एनिमल सेल की सारे डीएनए निकालूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं? मैं किसी बैक्टीरिया सेल का सारा डीएनए निकाल रहा हूं, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? स्पर्म क्या करता है? जीनोम लेके जाता है। क्या लेके जाता है? जीनोम लेके जाता है। यस और नो? यस और नो? सही है? मेरी बात समझ में? हाँ, उसको जेनेटिक मटेरियल बोल दो, पर एक्चुअल में क्या है? वो स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है। समझो,
नॉर्मली क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल सारी जीन, जो भी जीन जिसके पास है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे स्पर्म है, उसमें हैप्लॉइड है, उसको जेनेटिक मटेरियल बोलने को बोल दे। लेकिन तेरे दिमाग में क्या बैठना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल मतलब किसी भी सेल की सारी जीन। जीनोम शब्द क्या होता है, नॉर्मली हैप्लॉइड के लिए होता है। यहां तक बैठ रहा है कि नहीं भाई दिमाग में? बेटा बैक्टीरिया में प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होते हैं, लिखा जाता है, रियल में क्रोमोसोम नहीं होते। ओवम बेटा जीनोम है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है ही, पर जीनोम है, हैप्लॉइड सेट है। यस यस। तो एक डिप्लॉयड सेल जो होता है ना, डिप्लॉयड सेल जो होता है उसमें दो कॉपीज होती हैं जीनोम की। क्या होती हैं? दो कॉपीज ऑफ क्या होती हैं? जीनोम होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, तोता उल्लीस हो रहा होगा, तोता को बिठाओ। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जीनोम हो गया। ना व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या होता है? मान लो ये पी प्लांट है, इसकी आपने जीन लिख दी, क्या सारी लिख रहे हो? नहीं, इतनी लिखी मैंने। तो जब आप किसी की जीन रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप किसी की जीन को सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, उसको जीनोटाइप कहते हैं। क्या सारी जीन दिखाते हैं? नहीं दिखाते भाई। जीनोटाइप क्या है कि आप किसी के जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे। जैसे ये पी प्लांट है, तो ये पी प्लांट का क्या बन गया? ये जीनोटाइप बन गया। जीनोटाइप का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हम किसी कैरेक्टर को बाई जीन रिप्रेजेंट करते हैं, बाई जीन सिंबल अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। नोट करो, पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, नोट करो। क्लियर है बेटा? सम टोटल ऑफ ऑल जीन इन डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल। हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम जीनोम है। हाँ, ये वाली बात ठीक है निमिता, पर एग्जैक्टली सेम नहीं बोलना चाहिए। तो समझ मेरी बात को, ये हम बहुत इजीली यूज करते हैं। देख मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले मैं ह्यूमन में जीनोटाइप लिखना चाह रहा हूं, मैंने लिख दिया एक्स और वाई, ऐसे ह्यूमन में लिख दिया, तो सिर्फ एक्स वाई जीन होती है हमारी, या एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं? नहीं, और भी तो होते हैं। तो मैं कुछ सिलेक्टेड जीन को अगर किसी के लिए लिख दूं, उसको सिंबल के थ्रू दिखा, दैट इज जीनोटाइप। जब मैं जीनोम की बात करूंगा तो मैं एक तरीके से हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ले रहा हूं, ठीक है। और जब मैं जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं तो मैं सारी जीन्स की बात कर रहा हूं। समझ इस बात को, समझ इसको। क्लियर है? तो बैक्टीरिया में क्योंकि वो होता ही हैप्लॉइड है, तो वहां जीनोम और जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज यूज करते रहते हैं। कभी जीनोम लिख दिया, बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, उतना फर्क नहीं है। ह्यूमन के केस में जीनोम का मतलब नॉर्मली क्या है बेटा? हैप्लॉइड सेट है। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब है सारी जीन। अगर मैं आपसे मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं अगर इस स्किन सेल से डीएनए निकाल रहा हूं, तो मैं किसकी आइसोलेशन कर रहा हूं? जेनेटिक मटेरियल की। अगर मैं स्पर्म में से डीएनए निकाल रहा हूं, तो मैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो कर रहा हूं, क्योंकि सारी जीन निकाल रहा हूं, पर वो एक्चुअल में मैं जीनोम निकाल रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस बेटा, जीनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है, जीन्स है। यस, जीनोटाइप में सारी जीन दिखाओ ये जरूरी नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई भी जीन दिखाते हैं। यस, यहां तक आ रहा समझ? कह रहा है सर आई और स्किन सेम जीन है। नहीं, अलग अलग जीन है बेटा। हाँ, जीनोम एंड जेनेटिक मटेरियल बोथ कैन बी सेम फॉर हैप्लॉइड। यस यस, यही तो पढ़ा रहा हूं, यही तो पढ़ा रहा हूं बेटा, यही तो पढ़ा रहा हूं जब से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं तेरे से कहूं, मैं आपसे कहूं कि फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज लार्ज, जीनोटाइप में एक दो जीन दिखाते हैं। जीन मतलब एक, जीनोम और जेनेटिक मटेरियल, क्या सबसे ज्यादा जीन कैरी करेगा? जेनेटिक मटेरियल। यस, हैप्लॉइड सेल है। यस, ए बी डी, कैपिटल डी हैप्लॉइड सेट है। यस, हाँ, जीनोम इज सेट ऑफ ऑल जीन एंड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, लेकिन लेकिन प्रॉपर वर्ड होना चाहिए सारी जीन के लिए जेनेटिक मटेरियल। हाँ,
यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अगली स्लाइड लिख लो, आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं बस, आपको नोट कर लो। अच्छा, जीनोम और क्रोमोसोम में क्या फर्क है वो भी देख लो आप। एक क्रोमोसोम में 10 जीन है, दूसरे पे भी 10 है, तीसरे पे 12 है। तो क्या ज्यादा बड़ा होगा? थोड़ा एक डायग्राम से बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देख बेटा, मान ले तेरे पास ये सेल है। एक बच्चे ने पूछा, अच्छा है, अच्छा बच्चे ने पूछा है, चल एक बार देखते हैं। मेरी तरफ देखियो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है। ध्यान से देखियो, यहां पर मैंने कैपिटल ए लिखा है, यहां लिख ली से स्मॉल ए, यहां लिखा है कैपिटल बी, यहां लिखा है स्मॉल बी, यहां कैपिटल डी, यहां स्मॉल डी। ठीक, यहां लिखा है कैपिटल आर, यहां लिख दिया स्मॉल आर, यहां लिखा है कैपिटल वाई, यहां लिख दिया स्मॉल वाई। ठीक, यहां लिख दिया कैपिटल टी, यहां लिख दिया स्मॉल टी, यहां लिख दिया कैपिटल पी, यहां लिख दिया, मान लो कैपिटल पी लिखना चाहो तो लिख दो, तो ये होमोजाइगस हो जाएगा, ये हेटेरो हो जाएगा, स्मॉल पी लिख देते हैं, मान लेते हैं। यहां लिख दिया कैपिटल जेड, और यहां लिख दिया स्मॉल जेड, और भी हो सकते हैं, और लगा ले, मर्जी है तेरी। अब देख, ध्यान से सुनियो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है? ध्यान से देखियो, मेरी तरफ देखता चलियो। अगर मैं तुझे लिखना चाह रहा हूं जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल में सारी जीन लिख दे, ऑल जीन्स ऑन ऑल क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम की सारी जीन लिख दे, ठीक है? अगर मैं लिखना चाह रहा हूं जीनोम, तो जीनोम ये है, जीनोम ये है, ध्यान से देख, दिस इज जीनोम, जीनोम। अब जीनोम क्रोमोसोम नहीं है, सारे हैप्लॉइड एक सेट की जीन्स हैं, तो जीनोम क्या हो गया यहां पर? जीनोम क्या हो गया सर? जीनोम हो गया स्मॉल ए बी डी आर वाई टी पी जेड, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल सारा हो गया, तो जीनोम क्या हो गया? ऑल जीन्स ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहां तक मुझे लग रहा है अब तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब मुझे बताओ, एक क्रोमोसोम पर मोर देन वन जीन तो है ना? एक से ज्यादा जीन है कि नहीं है? मोर देन वन जीन है कि नहीं है, पहले बताओ। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो मैं जीनोटाइप लिखना चाहूं, तो जीनोटाइप में आप कोई भी और कोई भी जोड़ा लिखो, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया आपने, ये आपकी मर्जी है, ये वाली जीन ले लिया आपने। ये तो अगर आपने ऐसे लिखा, तो क्योंकि एक कैरेक्टर लिया, तो आप इसको लिखोगे मोनोहाइब्रिड। आपने दो कैरेक्टर ले लिया, जैसे मान लो आपने ये और ये दोनों ले लिया, तो आपने कैसे लिखा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको डाइहाइब्रिड बोल दिया। तो ये क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ जीन्स की, सारी जीन तो हम लिख ही नहीं सकते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम जीन। क्या यहां तक क्लियर है आपको? अरे अब कुछ क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा? अब कुछ क्लियर आ रहा है? अब दिमाग में बैठलिस है बेटा? अभी भी नहीं आया आर्यन, चपलिस खाबे, ध्यान से पढ़ना, क्या कर रहा है? तोते उड़ा रहा है बैठ के।
एक क्रोमोसोम पर बहुत, फिनोटाइप का मतलब होता है टॉल ड्वार्फ, फिनोटाइप का मतलब होता है टॉल, मेरी बात सुन ध्यान से, ये अलग अलग टाइप का एक पूरा सेट है, इस पे जितनी भी जीन्स हैं इसको हमने जीनोम बोल दिया, सही है सर। जेनेटिक मटेरियल इन सबको ले ले, यस सर। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन होती है, 1 2 3। अगर मुझे जीनोटाइप लिखना है तो मान लो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया तो इसको मोनोहाइब्रिड बोल दिया, मैंने इन दोनों को साथ ले लिया डायहाइब्रिड बोल दिया। डायहाइब्रिड में हो सकता है मैं इसको और इसको साथ ले लूं तो भी डायहाइब्रिड ही है। मैंने 3 कैरेक्टर ले लिए, 3 कैरेक्टर का मतलब मैंने क्या करा बेटा, इसको 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 ले लिया, ट्राई हाइब्रिड बोल दिया। ऐसे तो बहुत हो सकता है। तो मैं क्या सारी जीन जीनोटाइप पे लिख पाता हूं? नहीं, मैं कुछ जीन्स लिखता हूं। अब बता बेटा, फिर बता दिया, बता अब क्या करें? हाँ, अब मैं क्या इसको जीनोम बोल सकता हूं? हाँ सर, इसको भी जीनोम बोल सकते हो। तो यहां कितनी कॉपी है जीनोम की? यहां कितनी कॉपी है सर? 2 कॉपी है सर, पर ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, पर ये कैरेक्टर तो सेम है ना। मान लो ये प्लांट हाइट है, टॉल है, तो ये डॉर्फ होगा। तो ये 2 कॉपी है जीनोम की। अब किसकी कॉपी है? जीनोम की 2 कॉपी है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्म में कितनी कॉपी होती है, आप कहोगे एक। ओवम में कितनी कॉपी होती है? एक। अब दोनों की एक एक कॉपी साथ आके मिलती है, सही है। तो जाइगोट में कितनी कॉपी होती है जीनोम की? 2। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, यस। सारी जीन एक साथ ले ले, उसको जेनेटिक मटेरियल बोल देंगे। अब मान ले, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं, मेरी बात सुन, मैं किसी सेल का, देख सुन, मैं कोई सेल ले लूं तेरे से, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये सारा क्रोमोसोम डीएनए बनाया हुआ है। अगर मैंने ये डीएनए निकाला है तो क्या मैं इसको बोलूंगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल? यस बोलेंगे, क्योंकि मैं सारी जीन निकाल रहा हूं ना। यस, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यस। अब मुझे एक चीज बता, मैंने कहा मैंने ये जीन गन ली, मैंने कहीं से बाहर से, मैंने यहां पर बाहर से, ध्यान सुनेंगे, बाहर से मैंने यहां पर एक जीन डाल दी जिसका नाम है क्यू। बाहर से सेल के अंदर जीन ले आया, तो क्या हमने जीनोटाइप बदला? हां, बदल दिया। भाई बाहर से जीन आना मतलब चेंज इन जीनोटाइप। यस और नो? यस और नो? और किसी का अगर आपने जीनोटाइप बदला तो उसे ही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलोगे, यही तो बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा सर। समझ में आ रहा है? तो किसी के जेनेटिक मटेरियल में बाहर से जीन लाके जोड़ दो, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और क्या कर रहे हो? क्या चेंज इन जीनोटाइप हुआ है? हाँ हुआ है। क्लियर है? ट्राई हाइब्रिड कैसे लेंगे सर? ट्राई हाइब्रिड ऐसे ले लेंगे, ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। सर अलग अलग क्रोमोसोम की भी ले सकते हैं, ले सकते हो। अगर ये एक कैरेक्टर है बेटा, ये क्या है? एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर की ये 2 जीन है। अब ठीक है? यस, अब ठीक है। एक डीएनए कितने क्रोमोसोम बनाता है बेटा? हमारे ह्यूमन में एक डीएनए 46 क्रोमो, वो 2 डीएनए होते हैं एक्चुअल में। एक 23 बनाता है, एक 23। दोनों को नोट करो, आगे चल रहे हैं। जल्दी से नोट करो बेटा, नोट करो, आगे चल रहे हैं। ये वाली और अगली स्लाइड नोट करो। अब हम लोग उसको क्रोमोसोम पे दिखाएंगे, जीन को डाई हाइब्रिड डिप्लॉइड पढ़ाएंगे। जल्दी। एक्स वाई को जीनोटाइप बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के थ्रू दिखा रहे हैं बेटा। समझ, जीनोटाइप बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम किसके थ्रू दिखा रहे हैं? क्रोमोसोम के थ्रू दिखा रहे हैं। हो गया बेटा? हो गया नहीं हो गया? पहले लिख लो इसको, इस वाली स्लाइड को लिख लो, फिर आगे की लिख रहे हैं, फिर ये वाली भी लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से नोट्स आपके ऐप हैजर्ड दिखेंगे,
पर परेशान मत होना क्योंकि आप चीजें समझ रहे हो, आपको समझ आ रही हैं। यस यस, डिप्लॉयड डायहाइब्रिड में डिफरेंस करा रहा हूं। आज मेंडल साहब स्टार्ट होंगे? नहीं, आज क्यों होंगे? आज तो सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। अभी पहली क्लास में अगर मैं पढ़ाना चालू कर दूं मेंडल, तो बेटा आधे लोगों के जेनेटिक्स ना आए, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जब तक मेरे दिमाग में ये ना बैठे कि जेनेटिक मटेरियल बहुत सारी जीन, जीनोटाइप कुछ जीन की बात कर रहे हैं, जीनोम शब्द क्या होता है, हैप्लॉइड सेट को बोलते हैं। जीन पता चलनी चाहिए, ये जीन होती है। अगर एक्स को जीन लिख रहा हूं तो इसका मतलब एक यूनिट लिख रहा हूं। यस, हाँ, तो आधो को तोता उड़लिस रहे परमानेंट। यस बेटा, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं होता मानते हैं, पर बैक्टीरिया में एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। ये सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है, मान लिया है बस। ठीक है, तो जहां पर जेनेटिक मटेरियल और जीनोम सेम बात है। यस, आ जाओ आ जाओ, हम लोग लोकेशन ऑफ जीन का टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जल्दी करेंगे, नोट कर लो इसको भी। चलो, डिप्लॉयड सेल में दो सेम जीन होंगे या डिफरेंट? डिप्लॉयड सेल में दोनों जीन सेम होंगे या डिफरेंट? सेम भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां कैपिटल आर है, तो यहां कैपिटल आर भी हो सकता है, इसे होमोजाइगस कहेंगे। क्लियर है? अब ये वाला क्रोमोसोम फादर से आया है, ये वाला मदर से आया है। क्लियर? ऐसे होता है ये। फादर मदर ना बोल के क्या बोलोगे? एक मेल गैमेट से आया और एक फीमेल गैमेट से आया, ऐसे बोलेंगे। यस, हाँ, ठीक है। यस, मेल और फीमेल गैमेट वर्ड ज्यादा ठीक है। क्लियर है? चलिए आइए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ जीन। चलें, चालू करें? चालू करें, आ जाओ। अब यहां से जेनेटिक्स के साथ जुड़ने लगेगा टॉपिक। लिख लिस? अरे लिख लिस, नहीं लिख लिस? लिख लिस? क्वेश्चन बेटा आज इसके मिलेंगे, डोपा के। यस, डोपा के क्वेश्चन मिलेंगे, बनाना है उसको। आ जाओ, कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ जीन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है कि जीन इज लोकेटेड ऑन डीएनए, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमेटिन। किस पे प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। आप में से कितने बच्चों ने कभी ना कभी, आप में से कितने बच्चों ने कभी ना कभी, ध्यान सुनेंगे, आप में से कितने बच्चों ने कभी ना कभी ये देखा है कि स्वेटर बनाते हैं घर में? देखा है? तो अगर स्वेटर में कभी ऊन टूट जाता हो, गांठ लगा देते हैं, तो गांठ मान लो जीन है, तो अगर वो ऊन पर प्रेजेंट है तो क्या क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, स्वेटर पे होगी? हाँ होती है, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जीन अगर डीएनए पर है, डीएनए क्रोमेटिन बना रहा है और क्रोमेटिन क्रोमोसोम बना रहा है, तो जीन कहां प्रेजेंट होगी? क्रोमेटिन, और कहां प्रेजेंट होगी? क्रोमोसोम पर होगी। यस, प्रोक्रियोट्स में उसके न्यूक्लियोइड पर जीन होगी। यस, प्रोक्रियोट्स में क्या होगा बेटा? प्रोक्रियोट्स में जीन कहां होगी? प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड। यस, कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड पर। इस बात में कोई दिक्कत है? सिर्फ वायरस ऐसा होता है जिसके पास, ध्यान सुनेंगे, नोट, वायरस जो होता है उसका 4 टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे लिविंग सेल में एक ही टाइप का होता है, क्या? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हमारे यहां जीन सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर होती है। वायरस पे जीन जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर भी होती है, अलग वायरस है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर भी होती है,
डबल स्ट्रैंड के आरएनए पर भी होती है और डबल स्ट्रैंड के डीएनए पर भी होती है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सारे लिविंग सेल में जो जीन होती है वो सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर होती है, लेकिन वायरस ऐसा है कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जीन इज लोकेटेड ऑन आरएनए और आपको ऑप्शन लिख दिया आपने फ्यू सेल, आपने लिख दिया बी आर्की बैक्टीरिया, आपने लिख दिया यहां पर ध्यान से सुनेंगे, आपने लिख दिया आपने लिख दिया ऑल वायरस और आपने लिख दिया यहां पर सम वायरस, तो आंसर यहां पर सम वायरस आएगा, क्योंकि सिर्फ वायरस ऐसा है जिसमें जीन आरएनए पर लोकेटेड होती है, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे वो डबल स्ट्रैंड हो, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर होती है। नहीं तो सब में कहां होती है बेटा, सब में कहां होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? तो जीन हमेशा डीएनए पर होती है, डीएनए से क्रोमैटिन पर, क्रोमोसोम पर, न्यूक्लियोइड पर प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होती है। यस, और आरएनए पर जीन सिर्फ किस में होगी, वायरस में। आजकल जो वायरस फैल रहा है एचएमपीवी करके, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, कोविड का वायरस आरएनए वायरस है। तो आरएनए पर कभी जीन नहीं होती वायरस को छोड़ के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल साइकिल, याद हो आपको? आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल साइकिल, याद है किसी को? सेल साइकिल में हम क्रोमोसोम दिखाते थे ऐसे, किसी को याद है? सेल साइकिल पे हम ये एम फेज बनाते थे, ये G1 बनाते थे, S बनाते थे, G2 बनाते थे। हम ये कहते थे कि क्रोमोसोम सिर्फ एम फेज में दिखेगा, G1 फेज में क्रोमैटिन दिखता है, और उस क्रोमैटिन को जब हम ड्रॉ करते थे तो इस तरह का क्रोमोसोम आता था जिसमें सिंगल सिंगल क्रोमैटिड है। याद करो, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम आते थे, याद करो, ये सिंगल सिंगल क्रोमैटिड ये वाले क्रोमोसोम आते थे। तो यहां पर आपने मान लो कैपिटल ए जीन लिख दी, तो यहां पर स्मॉल ए आ गई। आप क्रोमोसोम पे जीन क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि जीन क्रोमैटिन पर है, तो क्रोमैटिन पर जीन है इसलिए आप क्रोमोसोम पे बना पा रहे हो। यहां पे आपने कैपिटल बी जीन लिख दी, यहां स्मॉल बी आ गई। यहां पर कैपिटल डी लिख दी, कैपिटल डी लिख दी। इसका मतलब, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब आपने ये क्या लिखा है, ये G1 फेज में बनाया है। क्या G1 फेज में सच में क्रोमोसोम बनते हैं? नहीं, अगर बनाएंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीनोम, तो आप इसको कहोगे जीनोम। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ये पूरा, या ये जो भी क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है ये, इसको जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो। अब आपने कहा है कि यहां पर G2 में क्रोमैटिन मटेरियल ये डबल हो गया, ये क्या हो गया है, ये डबल हो गया ऐसे। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, आपको ऐसा दिख रहा है, आपको क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके के दिखते हैं, याद करो, आपको क्रोमोसोम इस तरीके के दिखते हैं ऐसे, यस, इस तरीके के दिखते हैं, जहां पर हर एक क्रोमोसोम पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं ऐसे। मेरी बात समझो ध्यान से, और वो किससे जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड से ऐसे, इस तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ है बेटा, यहां पर क्या हुआ है, कॉपी बन गई है जीन की। तो यहां पर मान लो कैपिटल डी था, यहां पर क्या था, याद करो, यहां पर हमारे पास कैपिटल डी था, तो यहां भी कैपिटल डी है, यहां कैपिटल डी है, यहां कैपिटल डी है। यहां आपके पास क्या था, कैपिटल बी, इसकी कॉपी बन गई कैपिटल बी, इसकी स्मॉल बी, इसकी स्मॉल बी, इसकी क्या है, इसकी क्या क्या आएगा यहां पर, कैपिटल ए, तो इसकी कॉपी है कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए। यही तो पढ़ा था आपने, आपने यही पढ़ा था ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ये और ये, क्या इन पर सेम जीन है? तो जब जीन सेम है इसलिए तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कहते हैं ना, क्योंकि एक जीन तो होगी नहीं, यहां मान लो कैपिटल पी होगी तो यहां कैपिटल पी होगी, तो हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल है। क्लियर है? सही है। और इस अमाउंट को हम क्या बोलते थे, याद करो, 2C,
और इस अमाउंट को हम क्या बोलते थे, ये 2C है, ये 2C है, तो इसको हम क्या बोलते थे, 4C। क्रोमोसोम एम फेज में दिखता है। क्यों क्रोमोसोम हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो G2 के बाद आता है, तो इस तरीके का दिखेगा। अब यहां पर आप ध्यान से देख लो, आपको ये दिख रहा है, इसको जीनोम कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, जीनोम कह रहे हैं। यस, इसको जीनोम कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, इसको क्या कह रहे हैं हम, जीनोम कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। यस, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको क्या कह रहे हैं बेटा, यहां जीनोम कह रहे हैं इसको। दिस इज जीनोम, दिस इज जीनोम। यस, इसको जीनोम कह रहे हैं। और इस पूरे को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस जीनोम को एन लिख दूं, सही है, एन लिख दूं, तो मेरे पास ये पूरा ये क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए बेटा। जीन इज लोकेटेड ऑन आरएनए। आरएनए पर जीन सिर्फ वायरस में होती है, नहीं तो सारे लिविंग सेल में जीन सिर्फ डीएनए पर होती है, इसलिए यहां पर सम वायरस। क्या सारे वायरस में आरएनए पे होती है? नहीं, कुछ वायरस होते हैं। क्लियर? एक बार ड्रॉ करो ये वाला, आगे चलेंगे। क्लियर है? यहां तक नोट करो, एक बार आगे चलेंगे बेटा, इसी को आगे लेकर जा रहे हैं, इसी को आगे लेकर जाएंगे और आपको यहां पर डाई हाइब्रिड डिप्लॉइड सारा समझाऊंगा। अब मैं इसी डायग्राम को आगे लेकर जाऊंगा। मैं आपको जैसे ये वाला जो नॉर्मल सेल का है, ये नॉर्मल सेल है बेटा। देखो, ये वाला कब है, जब सेल डिवाइड कर रहा है। ये कब दिखेगा, व्हेन सेल डिवाइडिंग। सही है? यस, व्हेन सेल डिवाइडिंग। ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, एक नॉर्मल सेल में। आपका नॉर्मल स्किन सेल हो गया, आपका नॉर्मल लंग्स का सेल हो गया, आपका नॉर्मल ब्रेन का सेल हो गया, नॉर्मल सेल की कंडीशन है। क्योंकि नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन होता है। एस फेज कब होता है, जब सेल डिवाइड करता है। तो नॉर्मल सेल की कंडीशन हम बनाएंगे और वहां से आपको मैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, जीनोटाइप, ये सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। क्लियर है बेटा? G2 फेज में जीनोम नहीं होगा, होता है, पर G2 फेज में जब हम जीनोम लिखते हैं ना, तो सब डबल हो रखा होता है ऐसे। ये जीनोम है, स्टिल ये जीनोम कहलाएगा, पर ये वो जीनोम है जिसमें हर क्रोमोसोम पे डबल क्रोमेटिड है। यस, हाँ, नोट कर लो भाई। ये नॉर्मल सेल है ना, स्किन सेल, लिवर सेल, कोई भी सेल है, उसको कहते हैं सोमैटिक सेल। ये वो सेल है जो डिवाइड कर रहा है। क्या सारे सेल डिवाइड करते? नहीं, हमेशा डिवाइड करते नहीं। यस, ये नॉर्मल सेल है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। नोट करो जल्दी से। यस, यहां पे जीनोम हमने डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड नहीं कहलाता है बेटा। डिप्लॉयड अलग चीज होती है, मैं बताऊंगा। डिप्लॉयड होने के लिए अलग अलग क्रोमोसोम पे चाहिए, जुड़े हुए हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, पहले नोट करो इतना, फिर आगे चलेंगे। नोट करो बेटा जल्दी से।
चलिए बेटा आगे आ जाओ। चलो एक बार आगे चलते हैं और आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा मैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सारा। बस इस डायग्राम पे फोकस रखना ताकि आपको ये समझ में आ जाए मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं। ध्यान सुनो, मैंने ये यहां पर ऐसे बना दिया क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम बना रहा हूं। ध्यान से देखियो, अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो 23 पेयर बनाता। अब ये आपको पता होना चाहिए जीवन फेज के क्रोमोसोम है। कौन से फेज के हैं? जीवन फेज के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन से फेज के क्रोमोसोम है बेटा? ये है हमारे पास जीवन फेज के क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन होती है, पर मैं एक एक करके ही बनाऊंगा। मान लो मैंने यहां पर जीन बना दी कैपिटल ए, तो यहां मैंने बना दी स्मॉल ए। मैंने यहां बना दी कैपिटल टी, यहां बना दी स्मॉल टी। मैंने ये बना दी कैपिटल आर और यहां बना दी स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर देते ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी से समझा सकूं। ठीक है, अब क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या है, इसको हम हैप्लॉइड लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, हैप्लॉइड का मतलब ये है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो जोड़ा है, आउट ऑफ वन पेयर, आउट ऑफ वन पेयर आप किसको कंसीडर कर रहे हो? ओनली सिंगल क्रोमोसोम को ले रहे हो। किसको ले रहे हो? सिंगल क्रोमोसोम को कंसीडर कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हैप्लॉइड कह रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब हैप्लॉइड लिखने का तरीका, अगर मैं ये लिखूंगा, समझना। अच्छा एक चीज और है, इसको क्या कहते हैं? ये जो लोकेशन है ना, ये वाली, इसको, इनको लोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोकस। तो अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, बोर्ड पे ध्यान रखना बेटा, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये लोकस है। लोकस का मतलब लोकेशन। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको लोकस कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? लोकस कह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो, ध्यान से देखिए बेटा, मान लेते हैं ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, एक लोकस, एक लोकस इज फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए होता है। लोकस भी यही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये भी लोकस है, ये भी क्या है? लोकस है। लोकस का मतलब ये पैरेलल लोकेशन जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा, लोकस। ठीक है, क्लियर है? लोकस है। तो एक लोकस एक कैरेक्टर के लिए होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैंने लिखा है स्मॉल वाई, तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है। यस, ठीक, एक कैरेक्टर है। अगर मैंने स्मॉल वाई और टी लिखा है, अभी भी ये हैप्लॉइड है। क्योंकि, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है दो कैरेक्टर हैं और दो जीन हैं। दो अलग अलग कैरेक्टर हैं जो डिफरेंट है। यस, दो कैरेक्टर डिफरेंट है, इसका मतलब दो लोकस हैं। यस, और कितनी जीन है? दो जीन है, तो इसको भी आप हैप्लॉइड बोलोगे। और अगर मैंने वाई, टी और स्मॉल आर लिख दिया, या इवन आप कैपिटल आर भी लिख दो, तो इसका मतलब इसको भी हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड का मतलब होता है अलग अलग कैरेक्टर की जीन। तो कैरेक्टर कितने हैं? तीन कैरेक्टर हैं। लोकस कितने हैं? इसका मतलब तीन लोकस हैं। यस, तीन लोकस हैं। तो अगर हमारे पास तीन कैरेक्टर हैं और हमारे पास तीन लोकस हैं, समझो इस बात को, तीन कैरेक्टर हैं, तीन लोकस हैं। क्लियर है? समझो, तो जीन कितनी है? तीन। ये हो गया हैप्लॉइड। अब मान लो डिप्लॉइड किसे बोलेंगे? ये देखो, डिप्लॉइड किसे बोलेंगे? मान लो मैंने क्या किया, ध्यान सुनेंगे,
मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैरेक्टर कितना बताओ, कैरेक्टर कितना, एक कैरेक्टर है। जीन कितनी है, दो जीन है। कौन कौन सी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो जीन हो गई। सही है, दो जीन हो गई। तो अगर किसी एक कैरेक्टर की दो जीन हो, सही है, लोकस कितना है, एक लोकस है। तो यदि एक लोकस पर दो जीन हो, सेम भी हो सकती है अलग अलग भी, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। अब यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं। कितनी जीन है, चार जीन है। कितने लोकस हो गए, दो लोकस हो गए। तो क्या इसको अभी क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी डिप्लॉयड बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे बताओ। कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रिप्लॉयड बोल दो, नहीं बेटा नहीं, आप ध्यान से समझो। कितने कैरेक्टर हैं, तीन कैरेक्टर हैं। लोकस मतलब लोकेशन, कितनी लोकस है, तीन लोकस है। जीन कितनी, छह ले ली। तो कितनी आ गई, डिप्लॉयड। कैसे पता मुझे डिप्लॉयड, आप ऐसे निकालो, एक कैरेक्टर पे कितनी जीन है, एक कैरेक्टर ये है, इसकी कितनी जीन है, दो, डिप्लॉयड। यहां कितने कैरेक्टर है, एक, ध्यान दे बेटा, यहां कितने कैरेक्टर, एक, दो, और तीसरा ये रहा, तीन कैरेक्टर हैं। और कितनी जीन है, तीन। तो तीनों कैरेक्टर की तीन जीन है, तो हैप्लॉइड हो गया। क्या डिप्लॉयड हैप्लॉइड समझ में आ रहा है, क्या डिप्लॉयड हैप्लॉइड समझ में आ रहा है। हाँ चैट देखा करो बेटा, मैं पढ़ाना छोड़ के चैट ही देखता हूं। पढ़ाना छोड़ के मैं चैट देखने का काम करता हूं। डिप्लॉयड एक बार फिर बता दें बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं इधर से एक सेट लेता हूं, ये हैप्लॉइड है, मान ले मैं अकेला वाई ले लूं, हैप्लॉइड। वाई के साथ टी ले लूं, हैप्लॉइड। वाई के साथ कैपिटल टी। तो ये जो पैरेलल लोकेशन है, एक लोकस इज इक्वल टू एक कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया सीड का कलर। तो सीड का कलर एक कैरेक्टर है। अब उसमें येलो और ग्रीन दो जीन है। तो येलो क्या हो गई, कैपिटल वाई, ग्रीन क्या हो गई, स्मॉल वाई होगी मान लो। तो हमने ये बोला बेटा, हमने ये बोला कि कैपिटल वाई एक जीन है, स्मॉल वाई एक जीन है। अगर किसी एक कैरेक्टर की दो जीन साथ ले लो तो डिप्लॉयड, एक ही जीन ले लो तो हैप्लॉयड। अब मान लो मैंने लिख दिया आपको स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो ये वाला कौन सा कैरेक्टर है सर, ये वाला है सीड का कलर, ये वाला है प्लांट का हाइट। तो कितने कैरेक्टर ले लिए, दो। कितनी जीन ले ली, दो। जब दो कैरेक्टर और दो जीन लोगे तो हैप्लॉयड है। लेकिन अगर आप दो कैरेक्टर ले लो और चार जीन ले लो तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। यही तो पढ़ा रहा हूं। लिखो, मैं और समझा रहा हूं बेटा आपको, अभी और समझाऊंगा। G2 फेज को अभी कंसीडर मत करो, क्योंकि एक नॉर्मल सेल में जीवन फेज होता है। एक नॉर्मल कोशिका में जीवन फेज होता है, उसी को हम पढ़ाते हैं, उसी को हम पढ़ाते हैं। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको।
लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो बेटा, आगे करेंगे अभी। लिख लिया बेटा? चले? आओ एक बार आओ, थोड़ा सा एप्लॉयड डिप्लॉयड और क्लियर करता हूं, एक बार और क्लियरिटी के साथ आते हैं। सर छुट्टी कर दो, पिटाई कर दूंगा मैं, छुट्टी का नाम लेगा तो। हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, इवन ट्रिप्लॉयड, इसके साथ मैं आपको मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ये सारी बातें बता रहा हूं। मेरी तरफ देखियो, बस ध्यान से देखियो, ध्यान से देख। हैप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉयड का मतलब होता है हमारे पास कैपिटल ए हैप्लॉयड है, कैपिटल वाई, और मान लेते हैं कैपिटल ए। ध्यान सुन नीचे, ध्यान से देखियो, एक बार समझियो। और इसको मैं रिलेट करूंगा मोनोहाइब्रिड से, डायहाइब्रिड से, और आगे चाहो तो कर सकते हो रिलेट। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना लिया, ध्यान से सुनियो, ये ऐसे क्रोमोसोम बना दिया, ध्यान से देखियो, ठीक है। मेरे पास ये कैपिटल ए है, यहां पर, यह कैपिटल वाई से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां स्मॉल वाई है, यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, यहां कैपिटल टी है, कैरेक्टर यहां स्मॉल टी है। कैरेक्टर बताओ कितने हैं, यहां कितने कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर है पहले ये बताओ। ये एक कैरेक्टर हो गया, इस कैरेक्टर को मान लो हम सीड क्या कहते हैं, कैरेक्टर क्या हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर को हमने लिखा है सीड की शेप, यस और नो, ठीक है। ये दूसरा कैरेक्टर हो गया, इस कैरेक्टर को हमने बोला है सीड की शेप, नहीं सीड का कलर, यहां सीड की शेप है, इसको मैंने क्या बोल दिया, कलर। बेटा मैं तुम्हारी कमेंट चैट सारा देखूंगा, पहले चुपचाप समझो। और इसको मान लो प्लांट को हाइट बोल दिया। कैरेक्टर क्या हो गया हमारे पास, कैरेक्टर स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, प्लांट की हाइट हो गई, यस, ठीक है, ठीक। अगर मैं एक कैरेक्टर कंसीडर करता हूं, एक कैरेक्टर को लेता हूं इन तीनों में से, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। मतलब आपने एक कैरेक्टर लिया है, आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें आप चाहो तो कैपिटल वाई लिखोगे तो हैप्लॉयड कहलाएगा, यस। और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई लिख दो, या कैपिटल वाई के साथ मान लो यहां कैपिटल वाई होता, इन सबको आप क्या बोलोगे, डिप्लॉयड बोलोगे। तो अगर किसी एक कैरेक्टर की दो जीन हो ऐसे या ऐसे, तो डिप्लॉयड होगा। एक कैरेक्टर की एक जीन दोनों में से कोई भी ले लो, कैपिटल वाई ले लो या स्मॉल वाई ले लो, उसको हैप्लॉयड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं?
सही है, जितने कैरेक्टर उतना लोकस। अब देखो जरा, अगर आप दो कैरेक्टर लोगे तो उसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे। अब डाई हाइब्रिड में भी दो ऑप्शन है। आप कैपिटल वाई के साथ मान लो आर ले लो, तो कैरेक्टर अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग कैरेक्टर है, पर इसकी एक एक जीन है, तो इसको आप हैप्लॉइड बोलोगे। यस, लेकिन अगर आप इनको साथ ले लो, ऐसे ऐसे कर लो, या इस तरीके से कुछ कर लो, समझो, तो ये क्या कहलाएंगे? डिप्लॉयड कहलाएंगे। कैसे पता मुझे डिप्लॉयड कहलाएंगे? बताएंगे, बताता हूं। कितने कैरेक्टर है? एक और दो कैरेक्टर है। कितनी कितनी जीन है? दो दो जीन है। तो अगर आप दो कैरेक्टर लेते हो तो डायहाइब्रिड कहलाता है, और दोनों की अगर आप दो दो जीन लेते हो तो ये हो गया। अब मान लो मैं तीन कैरेक्टर ले लूं, तीन कैरेक्टर ले लूं, ठीक है, तो उसको क्या लिखोगे? ट्राई हाइब्रिड। अब ट्राई हाइब्रिड में भी मान लो मुझे हैप्लॉइड लिखना है, तो मैं हैप्लॉइड कैसे लिखूंगा? देख जरा ध्यान से, कैपिटल टी आर वाई लिख दे। तो तीनों अलग अलग है ना बेटा, ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये हैप्लॉइड हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यस। और अगर मैं इसको डिप्लॉयड लिखना चाहूं तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मुझे, ध्यान सुनेंगे, मुझे लिखना है दो कैरेक्टर और हैप्लॉइड, सॉरी, मुझे लिखना है एक कैरेक्टर, ध्यान से देख, एक कैरेक्टर के लिए मुझे ट्रिप्लॉइड लिखना है। तो ट्रिप्लॉइड लिखने का तरीका ये होता है बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। और अगर मुझे दो कैरेक्टर के लिए ट्रिप्लॉइड लिखना है तो कैसे लिखेगा? देख, दो कैरेक्टर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर क्या करेगा बता जल्दी से। दो कैरेक्टर के लिए तुझे ट्रिप्लॉइड लिखना है तो कैसे लिखेगा? ये ट्रिप्लॉइड है? नहीं, गलत है, रुक जा, यहां तक, पहले यहां तक बता तुझे, ठीक है। अब मान ले मुझे क्या करना है, ध्यान सुन, मुझे एक कैरेक्टर का, ठीक है, मुझे एक कैरेक्टर का ट्रिप्लॉइड लिखना है, और अगर मुझे दो कैरेक्टर का ट्रिप्लॉइड लिखना है, देख क्या लिखूंगा। देख, एक कैरेक्टर का ट्रिप्लॉइड कैसे लिखेगा? देख, एक कैरेक्टर का, हमने एक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? एक कैरेक्टर को कहते हैं मोनोहाइब्रिड। यस, उसका हैप्लॉइड कैसे लिखेगा? यहां देख, उसका हैप्लॉइड कैसे लिखेगा? इधर देख बेटा ध्यान से, उसका हैप्लॉइड कैसे लिखेगा? सिर्फ कैपिटल टी लिख दे। डिप्लॉइड कैसे लिखेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दे, या स्मॉल टी लिख दे। ट्रिप्लॉइड कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा बता? टी 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 लिख दे, या टी स्मॉल टी ऐसे लिख दे। और अगर मैं दो कैरेक्टर ले लूं, ध्यान से देख, अगर मैं दो कैरेक्टर ले लूं, यहां देख, उसको क्या बोलेगा तू? डाई हाइब्रिड बोलेगा, सही है। उसका हैप्लॉइड कैसे लिखेगा? दो कैरेक्टर का हैप्लॉइड याद कर, हमने क्या लिखा था? टी के साथ मान ले आर लिख दिया। डिप्लॉइड कैसे लिखेगा? डाई हाइब्रिड का टी टी आर आर लिख दे, ऐसा कुछ लिख दे। ट्रिप्लॉइड कैसे लिखेगा बेटा? डाई हाइब्रिड का टी टी स्मॉल टी लिख दे, आर आर। तो हमने क्या किया है, देख ध्यान से, दो अलग अलग कैरेक्टर ले लिए, क्या हो गया? डाई हाइब्रिड हो गया। और हर एक की कितनी कितनी हो गई? तीन हो गई। कुछ आ रहा है समझ किसी को? तोता उड़ती जा रहा है? डिप्लॉयड में हम टी टी नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकता है बेटा, वो तो मैंने लिखा नहीं है। क्या इसमें और भी लिख सकते हैं? हाँ, तीनों टी लिख दे। मैंने एक कैरेक्टर की बात की है तो सिर्फ टी यूज होगा, दो कैरेक्टर की बात की टी और आर यूज होगा, तो ये भी मेरे पास डाई हाइब्रिड डिप्लॉयड है। अब डाई हाइब्रिड ट्रिप्लॉयड क्या होगा? हर कैरेक्टर की तीन तीन लिखनी है, तो ये भी हो सकता है बेटा। क्लियर है? नोट करो।
लिख लिया? यहां तक लिख लिया? हाँ बेटा, लिख लिया? चलो इसको खत्म करेंगे। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगा, कल इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को डोपा मिलेगा। आपने यहां तक करना है। मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, खतरनाक सिचुएशन है। अब मुझे ध्यान से सोच के बस ये बता दो चैट में, खत्म कर रहे हैं, चैट में बता दो, ये आपको डाई हाइब्रिड दे रखा है कि मोनो हाइब्रिड दे रखा है? और डाई हाइब्रिड में क्या है? डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। और ये आपको क्या दे रखा है? एक कैरेक्टर दे रखा है। इसमें कैरेक्टर बताओ, सिर्फ मुझे कैरेक्टर बताओ कितने दे रखे हैं, और इसमें प्लॉइडी बताओ। ऐसे अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें कितने कैरेक्टर है। सर प्लांट हाइट है और ये है, कैरेक्टर 2 है, और दो दो जीन दे रखे हैं इसलिए डिप्लॉयड है। इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3, 3 कैरेक्टर है, पर तीनों की एक एक जीन है, तो ये एन हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मान लो मैंने ऐसे दे दिया होता आपको, कितने कैरेक्टर हैं? एक प्लांट हाइट, एक सीड शेप, 2। कितना है ये? 3n है। हर एक की 3 3 एलील है ना। और मान लो मैंने ऐसे दे दिया होता, फिर क्या करते? फिर क्या करते बताओ? कितने कैरेक्टर हैं? 3, और तीनों की 3 3 है। समझ में आ रहा है? यस। ये तरीका है। जैसे आप क्या करोगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अ डाइहाइब्रिड प्लांट, अ डाइहाइब्रिड प्लांट कैन फॉर्म गैमेट, कैन फॉर्म गैमेट। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शंस होंगे, ध्यान से, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। जब इसने डाइहाइब्रिड बोला है तो डाइहाइब्रिड कुछ भी होगा, लेकिन जब वो गैमेट बनाएगा वो एन होगा। इसका मतलब गैमेट में ए और बी दोनों होना चाहिए और एक एक होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और डायहाइब्रिड का मतलब कितने कैरेक्टर लेने? 2। समझ आया? हां, ऐसे करना। इसका डोपा देंगे आज। चलिए, बैक स्लाइड दिखानी है, नोट कर ले। हाँ लिख ले। यस, पीडीएफ डाल रहा हूं इसकी, तुरंत अभी डाल रहा हूं। कल मेंडेलियन से चालू करेंगे, कुछ बेसिक सा करा के। कल क्या करेंगे, पहले 15-20 मिनट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मेंडेलियन चालू कर देंगे। हाँ डोपा देंगे इसका बेटा। यस, एंड कर रहा हूं। यस, यस, बाय।